हाय, सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे थर्मोडायनामिक्स। वैसे तो ये सीरीज़ मेरी फार्मूलाज पर आधारित थी, बट थर्मोडायनामिक्स में एज ए फार्मूलाज को ज़्यादा वैल्यू नहीं है, प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा थियरी इसमें कवर हो जाएगा, यानी कि यस, ये पूरा वन शॉट रिवीजन है पूरे चैप्टर का। एंड मोर ओवर इसका जो रस है थर्मोडायनामिक्स का, वो इस साल स्किप कर दिया है। ओके, तो ये जो चैप्टर है अधूरा रहेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो हम वही पार्ट कवर करेंगे रिड्यूस सिलेबस का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का यहाँ पर मैं इंट्रो, जैसे कि जो आपके टेक्स्ट बुक में हेडलाइंस हैं वो यहाँ से मैंने ऊपर हाईलाइट किया है, तो आप अगर साथ में लेके बैठें तो भी आपको कवर अप होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। सो थर्मोडायनामिक्स में कुछ ऐसी यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो हम वर्क करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या मशीन काम करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी निकलती है, कुछ भी करें हम, पसीना निकलता ही है। वर्क होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या उल्टा पॉसिबल है क्या? ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर थॉट प्रोसेस है। और एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं एक गर्म चीज़ और एक ठंडी चीज़ को साथ में रख दूँ तो कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि दोनों सेम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। तो समथिंग इज एक्सचेंज्ड, कुछ तो एक्सचेंज हुआ है यार। ओके, कुछ तो एक्सचेंज हुआ है और उसी एक्सचेंज को हम चैप्टर में बाद में जाके नाम देंगे हीट एक्सचेंज। ओके, सो फाइनली आइए थोड़ा सा फॉर्मल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो देखो डेफिनेशंस भी कवर की है। सो सबसे पहले हमारा क्लेम है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट पे अगर आप कोयरा.com पे सर्च करोगे, मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी कभी खराब होता है, ये मेरे कहने का मतलब था कोयरा या कोरा, जो भी जैसा भी कहो, जो भी प्रोनाउंसिएशन। ओके, मेरी हिंदी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, इंग्लिश नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात भी नहीं है। इस वेबसाइट पे अगर आप हीट के बारे में सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यानी कि हीट के अभी तक रिसर्च चल रही है कि आखिर क्या है। बट इसमें हम यहाँ पर इस चैप्टर में हम बोलेंगे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि क्वेश्चंस बहुत आपको मिलेंगे, क्या हीट के पास मास होता है? यानी कि अगर आप कैंडल को लाइट करें तो जो कैंडल का फ्लेम जलता है, क्या उसके पास मास होता है? ये वो पूरा ऐसे दिमाग वो हो जाएगा, तो एग्जाम्स के बाद सर्च करना। ओके, सो फाइनली डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट से, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से और उनके इंटर कन्वर्जन और दूसरे फॉर्म्स के एनर्जी में भी कन्वर्जन्स। पहले तो हम बोलते थे थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच विच डील्स विद द कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर स्पेशली हमने लिखा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम का, जिसका मतलब वही है बर्फ फ्रिज से निकालो पानी के अंदर रखो, या बर्फ फ्रिज से निकालो अपनी किचन के प्लेटफॉर्म पे रखो, कुछ समय बाद सेम टेम्परेचर पे दोनों पाए जाते हैं। अगर पानी के कप में रखा है तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। सो हीट इज समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस एट अ हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ लोअर टेम्परेचर। जैसे कि आइस, समझो आइस का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर था समझो 26 डिग्री सेल्सियस। तो 10 मिनट के बाद मेरा आइस पानी ही बन जाता है, मतलब ये भी कितना डिग्री हो गया? ये भी 26 डिग्री हो गया। यानी कि ये 26 और 5 दोनों, मतलब दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया? सेम हो गया। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हुई? 26 से 5 डिग्री पे हीट हमारी फ्लो हुई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो हुई। उसके बाद आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मोस्टली बॉयज के लिए ओबे करता है कि अगर राहुल तरुण का दोस्त है, तरुण सूरज का दोस्त है, तो बेसिकली कुछ दिनों बाद राहुल और सूरज भी आपस में जिगरी दोस्त बन जाएंगे। बट ये लड़कियों में अक्सर नहीं पाया जाता है कुछ वहाँ जेलसी का कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, लेट्स इग्नोर दैट। सो इफ A is in thermal equilibrium with B and A is in thermal equilibrium with C, so it is obvious that B is also in thermal equilibrium with C. उसी तरीके से अगर इसमें एक थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है, थर्मोमेट्री इज अ साइंस विच डील्स विद द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर्स। इट हैज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेम्परेचर और उसमें डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स भी होती हैं, लाइक केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड इंटरनल एनर्जी। हीट जो है, मैंने आपको बताया हीट अब तक ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिसर्च हो गई है, हीट पे अभी तक लोग काम कर रहे हैं कि आखिर डिटेल में क्या है। सो इस चैप्टर में हम सोचेंगे कि हीट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन वी नो इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो जो मेरा KTG के ऊपर वीडियो है वन शॉट, जो सबसे ज़्यादा अभी तक व्यूज़, इस पर 1K व्यूज़, फाइनली मेरे किसी वीडियो पे 1K व्यूज़ आए हैं, एंड वो भी KTG का वीडियो है वन शॉट। उसमें मैंने अच्छे से सब एनर्जी डिसऑर्डरमेंट,
पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक समझाया है, तो आप उसमें से एक सेक्शन देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प दिया है मैंने, उसमें मैंने सब समझाया है कि इंटरनल एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। सो यहाँ पर वही इंटरनल एनर्जी को हम लेकर आए हैं। तो क्या है स्टेटमेंट? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी associated with random disordered motion of molecules। ओके, क्योंकि लिक्विड्स में भी यही चीज़ें होती है, गैसेस में भी यही चीज़ें होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी, के जो रैंडम मॉलिक्यूल्स का मोशन है उनकी एनर्जी जो उससे एसोसिएटेड है। ओके, और डिसऑर्डर्ड ही रहता है सब कुछ। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं एक टेबल पे ग्लास रख दूँ तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से देखूँ, न्यूटन के लॉज और उस सब से देखूँ, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? वेलोसिटी जीरो है इसकी, ऑब्जेक्ट वही है, पानी वही है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, पानी के अंदर जो माइक्रोस्कोप्स के नजरिए से देखूं, बहुत छोटे लेवल पे देखूं, तो मुझे नजर आएगा कि फ्लूइड्स के पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ फ्लूइड्स बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यस, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी एक्सर्ट करती है तो कितनी करती है? ये केटीजी में किया था कि अगर मोनो एटॉमिक है तो सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर पॉली एटॉमिक है तो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन तीनों एनर्जीज एग्जिस्ट करेगी। बात करें लिक्विड्स और सॉलिड्स की। अब आप लोग बोलोगे सर आप थोड़ा रास्ता भटक रहे हो, आप लिक्विड्स और गैसेस पे कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो मैं आता हूँ लिक्विड और सॉलिड पे भी। सो अगर लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो देखो, अगर आपको हीट एंड इंटरनल एनर्जी आता है तो जो मैं मुंह से इतनी देर से बोल रहा हूँ वही सब आपको लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, ये लिखना है कि हीट इसी से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देना है, एक पॉइंट मैक्रोस्कोपिक के ऊपर लिखनी है, एक माइक्रोस्कोपिक के ऊपर लिखनी है, ये समझाना है, ये लिखना है कि अगर ये है तो 3, एंड फाइनली यहाँ पर आपको कंक्लूड करना है। फिर आ जाती है बात थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस की। सिस्टम क्या होता है? जिसमें भी पोटेंशियल है एनर्जी एक्सचेंज का, उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी, इसमें पोटेंशियल है एनर्जी एक्सचेंज करने का, सो दिस इज द सिस्टम। बाउंड्री यानी कि जो इसका वेसल है, तो यहाँ पर जो बर्तन है मेरा, ग्लास है, वो है मेरा वेसल, वही है मेरी बाउंड्री। और बाकी जो भी मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं या उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जो भी पोर्शन मेरे इंटरेस्ट का नहीं है उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। सो बेसिकली एक सिस्टम होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी, 3 चीजें, और एक सराउंडिंग होगी। उसी तरीके से सिस्टम क्लासीफाई होते हैं 3 टाइप में, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। अगर चाय में गर्म करने रख दूं गैस पे तो मुझे पता है गर्मी वहां से जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, मुझे नहीं लग रहा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर चाय आप रख के कहीं चले जाओ दूसरे जगह तो थोड़ी देर बाद आओगे, चाय आपने 2 कप रखी होगी वो 1 कप हो जाती है, तो यानी कि मैटर भी लॉस हो गया। याद है मम्मी अगर बनाते हो तो मम्मी बोलेगी क्या, मतलब उसके सिंधी वर्ड पता है मुझे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब वही कि सुस गई चाय, मतलब कम हो गई, श्रिंक हो गई, 2 कप से 1 कप हो गई, तो क्या हुआ, मैटर भी लॉस हो गया। सो वैसे अगर हम चाय को ओपनली गैस पे रख दें तो वो हो जाता है ओपन सिस्टम। चाय में से हीट भी निकलती है, चाय गैस पे थोड़ी देर बाद आओगे कम भी हो जाएगी, तो मैटर भी चला गया, इवेपोरेट हो गया। ओके, फिर आता है क्लोज सिस्टम, कि किसी तरीके से मैं मैटर को नहीं निकलने दूं, मैं किसी अलग कंटेनर, बॉयलर टाइप उसमें रख दूं तो उसमें से हीट निकल जाएगी कुछ देर में, बट मेरा मैटर नहीं निकल पाएगा। ओके, प्रेशर कुकर हीट निकलेगी, फुल धुएं निकलेंगे ये, बट ऐसे मूंग की सब्जी नहीं निकल जाएगी थोड़ी देर बाद, राइट। सो प्रेशर कुकर इज अ नाइस एग्जांपल। एंड इंसुलेटर मतलब थर्मास, कि हीट भी नहीं, पानी भी नहीं, मैटर भी नहीं। सो बेसिकली ये तीनों सिस्टम है, किचन में ही तीनों दिख जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस मतलब जब भी कुछ भी चेंज हो थर्मोडायनामिक एंटिटीज में उसको ही बोलेंगे प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इन विच द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज, यानी कि स्टेट मतलब क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर किसी चीज का चेंज हुआ है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। फाइनली अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम हीट एंड इंटरनल एनर्जी टॉपिक को लेकर ही। सो मेरे पास टेबल है, टेबल पर एक ग्लास है, ग्लास के अंदर का टेम्परेचर है वो है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। बाहर मेरे पास वातावरण है वो है टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। हमने देखा पीछे कि कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर हो जाना चाहिए सेम। पीछे हमने देखा, समझो सेम नहीं है, बट मुझे पता है आफ्टर टी टाइम दोनों का सेम हो जाएगा। बट यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि समझो टीएस का टेम्परेचर कम है और टीई का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा। चलो स्लो जाता हूँ थोड़ा।
ओके स्लो जाता हूँ, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था। मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग कहेंगे कि सर TS TE का टेम्परेचर बदल सकता है क्या? यूजुअली नहीं बदल सकता है बिकॉज एनवायरनमेंट हमारा इतना ज़्यादा है, बट एटलीस्ट हम कहते हैं कि वो एटलीस्ट जीरो नहीं है चेंजेस, इसमें चेंजेस कुछ ना कुछ होता है। अप्रॉक्सीमेटली जीरो है बट प्रॉपर जीरो नहीं है, मतलब 0.0003 हो सकता है कुछ भी। वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो समझो मेरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके, और TS का टेम्परेचर कम है, तो बेसिकली ये है समझो 20 डिग्री सेल्सियस और ये है समझो 10 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे पता है हायर से लोअर मेरी हीट जाएगी, यानी कि इन्वायरमेंट से मेरी सिस्टम के अंदर हीट जाएगी। तो Q मेरा हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, बिकॉज सिस्टम हूँ मैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा, जब जंक्शन पे करंट आता है तो होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी Q क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। सिस्टम के पास हीट ज्यादा है, सिस्टम 20 डिग्री पे है, एनवायरनमेंट 10 डिग्री पे है, तो ये सिस्टम भी सामने चेंजेस देगा, Q रिलीज करेगा। यही यहाँ पर बता रहा था मैं। यूजुअली इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है तो वो जीरो नहीं होता है, कुछ छोटी वैल्यू होती है भले, ओके। सो यहाँ पर सिस्टम ने हीट रिलीज की तो Q हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। एंड फाइनली अगर दोनों सेम है तो Q हमारा रहेगा जीरो। सो Q इज द हीट एक्सचेंज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया सा, ओके, मस्त एकदम स्मूथली नजर आ रहा है सब कुछ, ओके। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो ये ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो वी कैन डिफाइन हीट, मैं हीट को भी डिफाइन कर सकता हूं दैट एज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, और टू बी प्रिसाइज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जो चीजें जा रही हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की मैं कितने वेज से चेंज कर सकता हूं। तो पहला वे क्या है? पहला वे है समझो मेरा एनवायरनमेंट है 100 डिग्री पे, या चलो वैसे में नहीं, चलो कुछ ये है TS, बाहर है मेरा एनवायरनमेंट TE। समझो एनवायरनमेंट मेरा ज्यादा टेम्परेचर पे है, ओके। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको भी टेम्परेचर बढ़ाना है एग्जांपल तौर पे, तो मैं इसको एक हीटर सप्लाई करता हूँ। ट्रायंगल केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है हीट को। सो इसको हीट सप्लाई की तो Q क्या हो गया, Q पॉजिटिव। तो कुछ देर बाद ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस पे। बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पर, हीट सप्लाई की। तो चेंज क्या किया, इंटरनल एनर्जी हमने सिस्टम की चेंज की, ओके। उसी तरीके से सेकंड वे है, मैं वर्क डन भी कर सकता हूँ। वर्क डन कैसे कर सकता हूँ, समझो मैं एक गैस का वो ले लेता हूँ, एक कंटेनर, उसके अंदर गैस डाल देता हूँ एंड एक पिस्टन लेता हूँ जो कि फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है मतलब कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होगी फ्रिक्शन में, ठीक है। पिस्टन को मैं अपनी उंगली से प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही पिस्टन को मैं अपने फिंगर से प्रेस करूंगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेस होगी। गैस कंप्रेस होगी तो क्या होगा, गैस अभी लोकल ट्रेन जैसे हो गई। कोई चीज कंप्रेस हो जाए तो सीधा लोकल ट्रेन याद करो, वो भी अपनी मुंबई की लोकल ट्रेन। ज्यादा कुछ फील करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन में क्या होता है, अंदर गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही गैसेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या करती हैं, गेन करती हैं एनर्जी। एनर्जी गेन की मतलब वही इंटरनल सिस्टम में उनकी चेंजेस आ गई। उसी तरीके से अभी मैं पिस्टन को पुश करता हूँ बाहर की तरफ, पिस्टन को बाहर की तरफ खींचता हूँ। बाहर की तरफ खींचूंगा तो गैस क्या होगी, गैस होगी एक्सपांड, ओके। एक्सपांड हो गई तो मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कल्याण पे भीड़ उतर गई, डोंबिवली पे सब लोग उतर गए, तो अभी हमको टेम्परेचर थोड़ा हल्का फील होता है, तो तभी क्या हो गया, एनर्जी लूज हो गई और हमारा कूल डाउन हो जाती है गैस। इसको भी और डिटेल में करना है, अभी तक सुपरफिशियली बता रहा हूँ। बेसिकली कंक्लूजन क्या था, अगर मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो या तो मैं गर्म करके चेंज कर सकता हूँ, ओके, टेम्परेचर में डिफरेंस लाके, या फिर मैं पिस्टन से वर्क डन करके कुछ भी चीजें चेंज कर सकता हूँ। ये था हमारा कंक्लूजन। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकाली है, हाँ, यहाँ पर वो आगे बताने वाला हूँ, ओके। इसी के बाद बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है कि जूल ने बताया था कि जितना काम करोगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और बीच में फिर एक जूल्स का कांस्टेंट भी आ जाता है। फाइनली अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एंड मैं अपनी स्पीड को थोड़ा यहाँ से करूंगा स्लो। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या देगा, सो रिलेशन देगा हीट और वर्क के बीच में। काफी डिस्कशंस हम कर चुके हैं। तो देखो पिस्टन का हम एग्जांपल इस वजह से कंसीडर करते हैं बिकॉज एक आइडियल पिस्टन से अगर हम कुछ भी डिराइव कर दें तो वो हम किसी भी चीज पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इमेजिन करो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, या तो गैस एक्सपांड हो सकती है, फैल सकती है, या तो गैस कंप्रेस हो सकती है। तो जब भी गैस एक्सपांड होती है तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है इंक्रीज। ये चीजें याद रखो, जब भी गैस एक्सपांड होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी इंक्रीज। वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही कंप्रेस होगी, कंप्रेस होते ही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेस कोई बाहर से करेगा,
बताता हूँ ये भी। चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो समझो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पिस्टन पे प्रेशर लगाया। पिस्टन पे प्रेशर लगाया तो देखो इनिशियली उनके पास इतना मोमेंटम था, वो मोमेंटम उन्होंने पिस्टन को दिया, पिस्टन वहां से ऊपर चला गया। और देखिए यहाँ पर मैंने छोटा एरो दिखाया है कि अभी गैस के पास थोड़ा ही मोमेंटम बचा तो वो रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा वापस आए। तो पिस्टन अभी फाइनली यहाँ पर मेरा ऊपर हो गया। ओके, ये हुई मेरी एंड रिजल्ट। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, गैस डज वर्क ऑन पिस्टन, के गैस ने पिस्टन के ऊपर काम किया। स्टेटमेंट को ध्यान रखना, गैस ने पिस्टन के ऊपर काम किया। उसी तरीके से अगर समझो इस बार मैंने पिस्टन को नीचे प्रेस किया तो कोई एक मॉलिक्यूल था रैंडम जिसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं थी, बट अब पिस्टन नीचे आया। पिस्टन नीचे आया तो गैस के जो टॉप मोस्ट मॉलिक्यूल को लगा तो देखो उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो इसमें हम क्या कहते हैं, पिस्टन ने गैस के ऊपर काम किया। ठीक है, ये लैंग्वेज संभाल के रखो। गैस ने पिस्टन पे काम किया, पिस्टन ने गैस के ऊपर काम किया। बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है, बुक में ऐसा दिया है गैस ने नेगेटिव काम किया। अरे नेगेटिव काम बाद में समझेंगे, पहले ऐसे याद रखो गैस ने पिस्टन पे काम किया, पिस्टन ने गैस पे काम किया। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, काम किया किसने किस पे किया, तो ये हमारा गैस है सिस्टम एंड बाकी है हमारी वो सराउंडिंग। ओके, अब डेरिवेशन करते हैं। तो समझो पहले पिस्टन यहाँ पर था, समझो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का, इतना डिस्टेंस dx डिस्प्लेस हो गया। अंदर कुछ फोर्स होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू दी फोर्स अपॉन एरिया, बिकॉज अल्टीमेटली हमने गैस ली है तो प्रेशर का फॉर्मूला लेंगे। सो प्रेशर से हमको मिलेगा फोर्स। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स यहाँ पर है प्रेशर इनटू एरिया। सो ये हो गया मेरा दिस वन, बट एरिया इनटू dx, ये है एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस dx। अरे ये तो वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा वॉल्यूम। पहले गैस की इनिशियल वॉल्यूम थी ये, जो कि है Vi, अब गैस की है फाइनल वॉल्यूम जो कि है Vf, तो इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट एंड फाइनली ये मुझे मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन। इसको यहीं पर रख देते हैं। अभी चलिए चर्चा करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे के यहीं पर छोड़ दो, अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। अब फाइनल हमारा स्टार्ट होगा। तो सिस्टम को समझो मैंने हीट दी, ठीक है, क्यों मैंने सिस्टम को हीट दी, फाइनल अब कंक्लूजन है सब चीजों का, जो भी इतना डिस्कशन किया है। सिस्टम को समझो मैंने हीट दी और सिस्टम ने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब सिस्टम ने पिस्टन पे कुछ भी काम नहीं किया। तो जितनी मैंने उसको हीट दी वो उसकी किस में चली गई, वो चली गई उसकी इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि कुछ काम थोड़ी किया उसने। जितनी हीट थी वो किसके बराबर हो गई, वो हो गई इंटरनल एनर्जी के बराबर। केस 2 में समझो उसने सब कुछ थोड़ा कुछ काम किया वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और हीट नहीं दी इस बार मैंने उसको, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली जितनी भी मेरी डेल्टा यू था इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर। और आपको बता दूं जब भी कोई भी चीज सिस्टम पे काम करता है तो वर्क डन होता है पॉजिटिव, जब भी आपने दूसरे पे काम किया तो वर्क डन होगा नेगेटिव। यानी कि इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में देखो गैस ने काम किया है, ओके, तो काम हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, और पिस्टन काम करता है तो वो काम किया जाता है कंसीडर एज पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पर वर्क डन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज खुद उसने काम किया है, डज सम वर्क टू इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके, सो जो इंटरनल एनर्जी थी वो किस में लग गई, वो लग गई वर्क डन में। सिस्टम ने लूज की एनर्जी लूज की का मतलब क्या होता है, एनर्जी लूज की मतलब वॉल्यूम देखो बढ़ा, ठीक है, ध्यान से समझो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा डिक्रीज, टेम्परेचर हुआ डिक्रीज तो एनर्जी भी हो जाती है डिक्रीज। ओके, ये जो रिलेशन है सब काइनेटिक थ्योरी के, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इस वजह से यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो फाइनली हम केस 1 और केस 2 को कंबाइन करेंगे एंड हम लिख सकते हैं कि डेल्टा यू जो है वो मेरा इसमें डिवाइड हो। ओके, सो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, जो कि कहता है जो हीट सप्लाई हुई, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जितनी मैंने हीट दी और उस हीट में से जितना मेरा सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग पे। या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि जितनी भी मेरे पास हीट है वो या तो इंटरनल एनर्जी में लग जाएगी या तो वर्क डन में लग जाएगी, जो कि एकदम ऑब्वियस सी बात है। समझो मैंने सिस्टम को 10 जूल्स ऑफ हीट दी तो 5 जूल सिस्टम खुद के पास रखेगा अंदर मॉलिक्यूल्स के लिए और 5 जूल से पिस्टन को समझो पुश करेगा। एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, वन शॉट है, इस वजह से स्पीड को मैं स्लो नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से वर्क डन हो या हीट हो या इंटरनल एनर्जी हो, कोई भी साइन इनकी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, या कुछ जीरो भी हो सकते हैं।
गवर्निंग इक्वेशन वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझो मेरे पास एक सिस्टम है, किसी ने बाहर से वर्क डन किया 200 का, बाहर से किसी ने हीट प्रोवाइड की 200 की, तो बिकॉज सिस्टम के पास हीट आई तो क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। समझो सिस्टम ने किसी पे काम किया, सिस्टम ने अगर किसी पे काम किया तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। सिस्टम जब भी काम करता है तो उसका वर्क हो जाता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 100, क्योंकि ये तो यही माइनस है, तो 200 माइनस 100 यानी कि डेल्टा यू कितना हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। देखो यही लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, डेल्टा यू कितना हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर सिस्टम ने बाहर हीट दी, बाहर हीट दी मतलब क्या हो गई, बाहर हीट दी मतलब क्यू हो गया मेरा माइनस में, और इस तरीके से वर्क डन किसी ने किया सिस्टम पे तो वो भी हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बेसिकली ये भी मिलेगा -100, तो ये भी हो जाएगा मेरा नेगेटिव में। ओके, एंड फाइनली अगर इसने इसको वर्क, ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हीट अगर निकल रही है तो -200 आएगा। सो अगर -200 हीट बाहर गई और किसी ने वर्क किया मेरे पे, एंड फाइनली वो भी यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू दी 0। यहाँ पर बुक में थोड़ा मिस्टेक है बट अल्टीमेटली वही लॉजिक हमारा लगेगा। ओके, सो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। थर्मोडायनामिक स्टेट एंड वेरिएबल्स, सो बात सिर्फ टेम्परेचर की नहीं है, दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेनली, उसके बाद मास, डेंसिटी एंड इंटरनल एनर्जी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल वो जो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि अगर समझो मेरा एक रूम है, ठीक है, तो रूम में समझो मेरे पास सब है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, मास है एंड समझो इंटरनल एनर्जी है। अभी इसी रूम को मैंने समझो 2 हिस्से कर दिए, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, तो प्रेशर तो सेम रहेगा ना, हवा तो सेम रहेगी दोनों जगह, तो प्रेशर सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है रूम के दूसरे साइड में जाऊंगा तो अलग ऐसे कश्मीर जैसा फील आएगा, नहीं। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर साइज पे डिपेंड किया क्या, नहीं, तो प्रेशर हो गई एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, अगर पंखा है, समझो एसी भी नहीं है कहीं, आप बोलोगे सर इधर एसी है इधर एसी नहीं है, तो भी एसी भी पूरे रूम को ही कूल करता है, तो वो भी टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा, समझो ना एक पंखा ही चल रहा है। डेंसिटी, अरे वही एयर है हर जगह, तो डेंसिटी भी वही रहेगी। हाँ, मास बदल गया, क्योंकि मास बदल गया, क्योंकि रूम चेंज हो गया, तो अभी ये रूम छोटा है बड़ा है, तो मास तो ऑफ कोर्स बात है डिपेंड करेगा, और इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास। जितना मास ज़्यादा उस हिसाब से इंटरनल एनर्जी भी वेरी करेगी। उसके बाद आते हैं कुछ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। जब भी टेम्परेचर सिस्टम का यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब भी कोई भी रिएक्शन सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। जब भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि कोई भी फोर्स एक्सर्ट, अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है और प्रेशर भी हर जगह पे सेम है, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0 एंड प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन नहीं है तो केमिकल, टेम्परेचर यूनिफॉर्म है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद फाइनली हम डिफाइन करते हैं द स्टेट वेरिएबल, जो मेनली स्टेट बताते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की, वो की है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इन्हीं को हम इक्वेट करते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू दी nRT। और जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, एक को अगर फिक्स रख दूं तो मैं 2 को वेरी कर सकता हूं। जैसे अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स रख दूं, देखो R कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल ले लूं तो N गायब हो जाएगा। सो बेसिकली PV को मैं रिलेशन स्टडी कर सकता हूं एंड वही अभी से चैप्टर का एम है। सो मैं अगर ग्राफ नहीं देखूं यहाँ पर तो ये सब चीजें मैं पीछे डिराइव कर चुका हूं कुछ मिनट पहले, राइट। सो बेसिकली अब मैं एक सिस्टम कंसीडर करता हूं जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में समझो चेंजेस आया है। पहले ये था इनिशियल वॉल्यूम, ये था इनिशियल प्रेशर, कुछ देर बाद मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है और प्रेशर डिक्रीज हो गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है। समझो पहले ये स्टेट थी, ओके, तो वॉल्यूम मेरे पास कम है, लोकल ट्रेन एकदम दादर स्टेशन, और लोग ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। उसके बाद कुछ देर बाद स्टेशन चली गई, सब आखिरी स्टेशन है अब, तो अभी आखिरी स्टेशन पे मेरे पास वॉल्यूम ज्यादा है बट प्रेशर वहां पर कम है। सो यही ये होता है ये वाला ग्राफ, PV का हमारा ग्राफ। सो एरिया जो अंडर द कर्व होती है वही हमको देती है इस एक्सप्रेशन का आंसर। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, ओके। एंड एक्सपांशन ऑफ द गैस, अगर वापस से हम वही देखें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है अगर पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन अगर ऊपर गया तो प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो तो याद रखना वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा पॉजिटिव।
उसके बाद बात करें कंप्रेशन ऑफ द गैस की, कंप्रेशन में वर्क डन हो जाता है नेगेटिव, बिकॉज वॉल्यूम हो जाती है हमारे पास कंप्रेस। ओके, ग्राफ देखो वहीं से वहीं दिखाया है, ये यहाँ से यहाँ दिखाया है कि इस तरीके से इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट में आए, एंड यहाँ पर दिखाया है इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट में आए। ये ग्राफ एक सही वे नहीं है दिखाने का, ओके, बट उन्होंने कंपेयर किया है बुक में, तो इस वजह से देखो ग्राफ का डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। अगर ये ए बी है तो ये वाला ये ए बी है। ओके, याद रखना, अगर आप दोनों नेमिंग गलत कर दिया या एरो उल्टा कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। कंप्रेशन वाले ये इनिशियल स्टेट है ए, एंड ये यहाँ पर फाइनल स्टेट है। ओके, एक सेकंड, कंप्रेशन ऑफ द गैस, जस्ट अ सेकेंड, कंप्रेशन ऑफ द गैस यानी कि वॉल्यूम कंप्रेस होगी। ओके, नहीं नेमिंग को नहीं देते हैं तो फिर वही डायरेक्शन सही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है ना अल्टीमेटली, सो ये वॉल्यूम ज़्यादा है एंड ये वॉल्यूम, एक सेकंड, नहीं वही सही है ना, देखो ना, ये समझो वॉल्यूम है 10, ये वॉल्यूम है समझो 5, तो हाँ कंप्रेस हो रहा है, सब सही था जो भी मैंने बोला। ओके, उसके बाद आता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर सिर्फ बस या फिर वॉल्यूम, एक सेकंड, ये अलग है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जब प्रेशर कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव वर्क होगा जब भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्योंकि अल्टीमेटली वॉल्यूम तो चेंज हुई है ना, वॉल्यूम अगर बड़ी है मेरी तो वर्क डन अगेन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव ही होगा। एंड वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, वाई, बिकॉज देखो वॉल्यूम वर्क डन मेरा क्या है, अगर ये कांस्टेंट है तो बस फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा 0। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, इसमें हम देखते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। चेंजेस कैसे ला सकता हूँ, या तो हीट ऊपर नीचे करूँ या तो वर्क डन ऊपर नीचे करूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ, थर्मोडायनामिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी प्रोसेस, वो हम इनफाइनाइटली स्लो स्पीड पे करते हैं, इनफाइनाइटली स्लो, हल्का हल्का स्टेप। अभी पिस्टन मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मैं ऐसे करूँगा कि 1 दिन लगे, इतना होने में 1 दिन लगे, आराम से, कोई घाई नहीं, एकदम आराम से। ये वे में एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक सिस्टम, यानी कि ऑकर चेंजेस इन द स्टेट वेरिएबल ऑकर इनफाइनाइटली स्लो, बहुत स्लो। ओके, फाइनली अगर मैं वर्क डन देखूं तो मैं 3 पाथ कंसीडर करता हूं एक्सपेरिमेंटली। समझो एक है ऐसा पाथ, वर्क डन ऐसे हुआ है कि प्रेशर भी डिक्रीज हुआ है और वॉल्यूम साथ में इंक्रीज हुई है, सो दिस इज दिस ग्राफ। एक मैं देखता हूं कि प्रेशर पहले कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, फिर प्रेशर सडनली फॉल हुआ है। थर्ड केस है कि प्रेशर में सडनली देखता हूं डिक्रीज हुआ है एंड वॉल्यूम फिर इंक्रीज हुई है। तो ये सब इनको जस्ट रिप्रेजेंट कराना है कि मैं इजीली देख सकता हूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नॉट सेम, बिकॉज एरिया अंडर द इंटीग्रेशन गिव्स मी द वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वर्क डन थोड़ा मीडियोकर है, यहाँ पर वर्क डन बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस शोज दैट द वर्क डन डिपेंड्स एक्चुअली अपॉन द पाथ। एंड यहाँ से फिर स्टार्ट होते हैं हमारे 6-7 प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। तो फाइनली 6 प्रोसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, सिर्फ आइस को फ्रिज से बाहर निकाल के, तो उल्टा हो सकता है क्या, बाहर ही रह के? सो नहीं हो सकता है, उसको वापस फ्रिज में डालना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से चाय मेरी ठंडी हो गई तो बाहर ही बैठ के क्या ठंडी चाय वापस गर्म हो सकती है? जब तक गर्म नहीं करूँगा नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं, कुछ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल हैं। जो प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं तो उनका ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि जाने का भी वही रास्ता, आने का भी वही रास्ता। और रिवर्सिबल प्रोसेस वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस वजह से वो आइडियल प्रोसेसेस हैं। और वही बात, चेंजेस आर वेरी स्लो। अगर पिस्टन मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो समझो 1-2 दिन लूँगा मैं 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होने को, एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, so this is about irreversible. This was about reversible. Irreversible में permanent loss of energy होता ही है। अगर आपका जाने का रास्ता ये है तो वापस आने का रास्ता ये तो नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा। हाँ, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम रहेगी, वापस आप किसी तरीके से आ सकते हो। वापस बर्फ को मैं वापस जो पानी बर्फ बना है उसको बर्फ कर सकता हूँ, बट रास्ता दूसरा रहेगा। सो दैट इज शोन बाय 2 डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी होता है। दिस वॉज अबाउट द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट, यानी कि डेल्टा टी क्या है यहाँ पर 0 है। मेल्टिंग ऑफ आइस विच टेक प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगेन काफ़ी इमेजिनरी है बट बर्फ में होता है। वहाँ पर टेम्परेचर लगभग हल्का सा चेंज होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस चेंज होने पे भी कुछ बर्फ मेल्ट होती है। सो वैसा आप अज्यूम कर सकते हो।
सो क्या इसके पीछे की फिजिक्स है, तो पीवी तो कांस्टेंट है बिकॉज पीवी इज इक्वल्स टू दी होता है एनआरटी, कंसीडर करो एक मोल के लिए एन गायब, आर तो यूजुअली कांस्टेंट है, टी तो थर्मो इस प्रोसेस में कांस्टेंट है, सो पीवी इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट, इसका मतलब इनिशियल वैल्यूज आर इक्वल टू दी फाइनल वैल्यूज इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। समझो गैस एक्सपांड हो रही है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, एंड ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन का जो पीछे हमने फाइंड किया, इसमें ही हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एनआरटी की, एंड मुझे मिलेगा dv बाय v, क्योंकि pv इज इक्वल्स टू दी एनआरटी ना, तो उसको भी v को यहाँ भेज दो, वही एक्सप्रेशन है, कुछ अलग नहीं किया है, यही यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है। ओके, p dv था ना, जस्ट उसके जगह पे सब्सटीट्यूट किया है, एंड मुझे फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो 1 बाय v का इंटीग्रेशन होता है ln v, एंड यहाँ पर मैं फाइनल और वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। और फॉर एन आइडियल गैस इट्स यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, काइनेटिक थियरी में किया है। सो अगर चेंजेस इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होंगी, यानी कि डेल्टा यू जीरो हो गया तो मेरा वर्क डन जो भी है वो इक्वल हो जाएगा जितनी भी मुझे हीट मिली। तो एनालिसिस इसका यही है कि जितना भी वर्क डन होगा वो इक्विवेलेंट होगा हीट के, या जितनी भी हीट मिली वो पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी वर्क डन में, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेम वर्क डन कहो या फिर हीट एक्सचेंज कहो। फाइनली कंक्लूड करें इस प्रोसेस को, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट लिखनी है, तो पीवी कांस्टेंट के बराबर है, डेल्टा टी जीरो है, बिकॉज डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो है आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट से, क्यू डन है वर्क क्यू इज इक्वल्स टू दी वी, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये गया तो यही दोनों बचते हैं, और वर्क डन इज दिस क्वांटिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको फॉर्मूला डिराइव करनी है, और ये सब होता है स्लो प्रोसेस। ओके, हीट ट्रांसफर टू गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, क्यू इज इक्वल्स टू दी W, एंड ग्राफ सिंपल यही। थर्ड प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है और बाकी कुछ भी जीरो नहीं होता है। ओके, सो बॉइलिंग ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे घर पे करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना ऊपर। ओके, सो प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ है, V इनिशियल से V फाइनल, P इज कांस्टेंट। ओके, सो अभी क्या थर्मोडायनामिक्स है इसके पीछे की, तो डेल्टा P अगर कांस्टेंट है तो क्या चेंज होगा, सो इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर चेंज होगा, कुछ अलग वैल्यू पे रीच करेगा, वापस वही वर्क डन की फॉर्मूला यही सब्सटीट्यूट करो, बट इसमें टेम्परेचर लाना पड़ेगा, बिकॉज पीवी में से अगर पी कांस्टेंट है किसके साथ खेलें, दो वेरिएबल तो हमको चाहिए ही, तो इस वजह से पीवी इज इक्वल्स टू दी एनआरटी वाली फॉर्मूला में से ही मैं पीवी के जगह यहाँ पर एनआरटी यानी कि पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू दी एन आर डेल्टा टी ये मैं लिख सकता हूँ। सो यही यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूट किया है, एंड ये इक्वेशन अगेन क्लास 11th में थी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज n टाइम्स कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टाइम्स डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी को ही एक्सपांड कर दूं, उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 को रिलेट करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है इस वजह से स्पीड फास्ट है मेरी। ओके, इन दोनों को रिलेट करेंगे, सो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से लिखें, सो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिलती है। ये भी क्लास 11th में भी था और अभी 11 इसमें भी कराया, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। तो यहाँ पर सारांश क्या है, यहाँ पर सारांश क्या है, एक मिनट समझने की कोशिश करें हम इसको, हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तो जस्ट ब्रैकेट कांस्टेंट करके यही क्वेश्चन लिख दी मैंने, बट यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है जैसे टेम्परेचर बदलेगा इंटरनल एनर्जी भी बदलेगी, क्योंकि अगर ये टी यहाँ पर चेंज हुआ, ब्रैकेट में कुछ भी चेंजेस आएगा तो ये भी यहाँ पर चेंज इक्विवेलेंट होगा। और हीट जो एक्सचेंज हुई थी आइसोथर्मल में पूरी की पूरी चली गई थी वर्क डन में, बट यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ गई है, एक हिस्सा जाएगा टेम्परेचर को चेंज करने में और एक हिस्सा जाएगा वर्क डन को, यहाँ वर्क को डन करने में। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये दूसरी फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है। फाइनली यहाँ पर कंक्लूड करें तो यहाँ पर दो हिस्सों में हीट बचेगी, इंटरनल एनर्जी में भी और वर्क डन में भी। डेल्टा टी जीरो नहीं है, डेल्टा पी जीरो है, एंड वर्क डन की वापस से डेरिवेशन। बात करें आगे आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो ग्राफ ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, बट यस यही ग्राफ है। सो इसमें सिस्टम कुछ काम ही नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, डज नो वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट। ओके, सो डेल्टा वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम जीरो है तो क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया तो जितनी भी हीट है वो पूरी की पूरी कंट्रीब्यूट करेगी इंटरनल एनर्जी में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन, बिकॉज सारी की सारी एनर्जी क्या है, किस पे डिपेंड होगी, कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर जीरो है। एंड अगेन वही वापस इक्वेशन लिखूं तो मुझे हीट की भी फाइनल यही इक्वेशन मिल जाएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बस कंक्लूजन वही हो गया कि पूरा वर्क डन जीरो है तो बस वो हीट पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी में, पहले वर्क में हो रही थी।
उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस के ए से स्टार्ट हो बी पे एंड बी से एंड हो ए पे। तो इसमें भी क्या होगा, ये प्रोसेस कब पॉसिबल है, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस जीरो है। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी यहाँ पर जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो अगेन वही, जितना हीट होगा वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट होगा, जितना हीट आएगा वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आता है फ्री एक्सपांशन। बेसिकली वो एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है जो इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल स्पीड पे, इसमें हीट भी एक्सचेंज नहीं होती है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और वर्क डन भी नहीं होता है, यानी कि सब जीरो, डेल्टा यू भी जीरो, क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो। इसको कहते हैं फ्री एक्सपांशन। ऑफकोर्स बात है आइडियल है, ओके, सब कुछ जीरो है तो फिर क्या होगा, ओके। उसके बाद एक लंबा डेरिवेशन आता है एडियाबेटिक प्रोसेस का। अगेन यही, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड एडियाबेटिक, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ना सिस्टम में अंदर आए ना सिस्टम से बाहर जाए। सो क्यू जीरो है यहाँ पर, क्यू जीरो है मतलब डेल्टा यू किस पे काम करेगा, डेल्टा यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर सिस्टम हमारा खुद एक्सपांड होता है एडियाबेटिकली, सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, तो इस वजह से साइन क्या हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव, ओके। और अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, दोनों केसेस पॉसिबल है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यही हो रहा है या वही हो रहा है। तो समझो सिस्टम अगर कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, सिस्टम अगर एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर u नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पर u पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर ये तो क्वांटिटी मेरी है जीरो ही, ओके। एंड यहाँ पर एक्चुअली साइन कन्वेंशन का और डिटेल्ड रीजंस भी हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव ही क्यों, ये पॉजिटिव ही क्यों। तो उसका डायरेक्टली आप रिलेट करो टेम्परेचर से। देखो टेम्परेचर अगर कंप्रेस किया तो लोकल ट्रेन में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है, राइट। टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक थ्योरी से क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आपने सिस्टम को एक्सपांड किया तो वो फैल जाएगा, वॉल्यूम फैल गई, टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घट गया तो काइनेटिक थ्योरी से इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। सो यही रीज़न है, बता दिया ये भी। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स में बहुत लंबा डेरिवेशन है इसका, मैं ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट हम कहते हैं कि पीवी और स्पेसिफिक हीट रेशियो हो जाता है हमारा कांस्टेंट के बराबर। इसके बेसिक्स थे क्लास 11th में। और स्पेसिफिक हीट रेशियो खुद होता है CP/CV के, कांस्टेंट हीट एट स्पेसिफिक प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये क्वांटिटी भी क्लास 11th में की थी। n से आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। एंड फाइनली अगर वर्क डन की इक्वेशन लिखूं तो ये आपको पता है बरोबर। इसके अंदर मैंने ये स्टेप डाला, कहाँ से आया ये स्टेप, देखो यहाँ से आया। P के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा स्पीड स्लो करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है PdV बरोबर। सो PdV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर C क्या है, मेरा कांस्टेंट है, टाइम्स V गामा, ओके। P के जगह मैंने क्या लिखा, बेसिकली P इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट अपॉन में V रेज़ टू गामा। ये वैल्यू यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट की है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू ऊपर आएगी, ये इन्वर्स में हो जाएगा। इन्वर्स का इंटीग्रेशन x रेज़ टू माइनस n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस n और x रेज़ टू माइनस n प्लस 1। देखो यहाँ तक तो वही किया है। उसके बाद जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ऊपर माइनस में क्यों रखें, तो उस वजह से नीचे लेके आए। एंड बस यही वैल्यूज़ को मैं फाइनल और इनिशियल के भी इक्वेट कर सकता हूँ। एंड 10 वही करूँगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस से इन ही वैल्यूज़ को, बिकॉज अभी मेरे पास C है बरोबर, C मेरे पास बच गया, तो C को मैं वापस रीसब्स्टिट्यूट करूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। सो वापस सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक मैं पहुँचूँगा, राइट। बिकॉज ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है x रेज़ टू n, नीचे है x रेज़ टू n माइनस 1, नॉट n माइनस 1, इट इज़ 1 माइनस n, राइट। तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस n प्लस 1, तो ये हो जाएंगे कैंसिल और सिर्फ बचेगा x रेज़ टू 1। देखो इस वजह से पावर्स कैंसिल हो गए, ओके। एंड फाइनली अगर इसको भी टेम्परेचर के इक्वेट करना चाहूँ कर सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या है PV और ये क्या है nRT। तो देखो ये दोनों इक्वेशन भी होल्ड करती है। तो इस इक्वेशन का भी एनालिसिस है खुद का। ये फाइनल इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर गैस एक्सपांड हुई है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो यानी कि ये इक्वेशन पॉजिटिव कब हो सकती है, जब Ti मेरा ज़्यादा हो। तो देखो Ti अगर मेरा ज़्यादा है यानी कि मेरी गैस क्या हुई है, कूल। और इसी तरीके से आप उल्टा भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अगर कंप्रेस होगी तो फिर क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव मतलब Tf ज़्यादा होगा Ti से, तभी ये वर्क डन की इक्वेशन नेगेटिव हो सकती है।
फाइनली सब कुछ होता है यहाँ पर ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फास्ट था मैं बिकॉज वन शॉट है यार, टाइम लगता है समझाने में। इतनी भी फिज़िक्स आसान नहीं है, हाँ इतनी भी आसान नहीं है जितना हम वन शॉट में कर रहे हैं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हुआ होगा तो अच्छी बात है। फाइन, सो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। ओके, एंड MHT CET की मेरी बैच भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ कोर्स, सो मिलते हैं उसी बैच में। ऑल द वेरी बेस्ट।